हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 10th जून के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी सारे। सो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है H5N2 से रिलेटेड। ठीक है, ये एक बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उन्होंने कंफर्म किया है death of a 59-year-old man in Mexico and it was caused by a strain of bird flu called H5N2। सो ये जो स्ट्रेन है H5N2, इससे ये पहली डेथ है। बर्ड फ्लू के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि आपने H5N1 सुना होगा। सो इस तरह से अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। तो ये वाला जो है, इससे पहली डेथ है मैक्सिको में एंड इट वॉज नेवर रिकॉर्डेड इन ह्यूमन्स बिफोर। और सबसे जानने की बात, सबसे गौर करने वाली बात एक ये है कि उस इंसान का कोई एक्सपोजर भी नहीं था टू द पोल्ट्री और अदर एनिमल्स, बिकॉज मोस्टली ये माना जाता है कि ये बर्ड फ्लू होता है तो पोल्ट्री वगैरह या बाकी एनिमल्स के थ्रू आता है, लेकिन इसका तो कोई एक्सपोजर भी नहीं था, उसके बावजूद भी इनकी डेथ हो गई। सो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो रहा है। रेजिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अबाउट द वायरस ट्रांसमिशन। सो ये हमारे कंसर्न्स हैं कुछ कि किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, क्या हो रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं एंड बेसिकली एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, मोस्टली एक बर्ड फ्लू होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मोस्टली बर्ड्स को ही इफेक्ट करता है, वहाँ से जो है ह्यूमंस में आता है। और सर्टेन सब टाइप्स होते हैं इस वायरस के दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, जिससे काफ़ी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो जाती हैं। एंड इनमें से मोस्ट नोटेबल कौन सा है, H5N1, और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूमन इन्फेक्शंस एंड फैटलिटीज़ इन द पास्ट। सिम्टम्स क्या रहते हैं, वही नॉर्मल फीवर होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट लगेगा, मसल एक्स होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। सो सिंपल सा न्यूज़ था, आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट पे। कौन रिलीज़ करता है इसको, केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम में समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड में कितनी वेल्थ है, वो सब बताते हैं, कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। सो इसमें बताया कि इंडिया में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी नेटवर्थ काफ़ी हाई है, वो इंक्रीज़ हुई है बाय 12.2% इन 2023। 2022 से कंपेयर करें तो 2023 में 12.2 प्रतिशत बढ़ा है। और फाइनेंशियल वेल्थ की बात करें अगर इनकी, तो वो बढ़ी है 12.4%। सो इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बढ़े हैं 12.2% और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की वेल्थ बढ़ी है 12.4%। जो 12 याद रख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में रहे हैं वो हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और रीज़न क्या थे, तो भाई हमारी रेजिलिएंट इकोनॉमी है, रॉबस्ट परफॉर्मेंस है इक्विटी मार्केट्स की, जिसकी वजह से वेल्थ जो है इंक्रीज़ हुई है इन कंट्रीज़ में। और ये भी बताया गया कि कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी डिक्रीज़ हुआ है टू 3.1% इन 2023, डाउन फ्रॉम 7% इन 2022। वहीं पे ग्लोबल लेवल की बात करें, अगर ग्लोबल लेवल पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, उनकी वेल्थ और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है बाय 4.7 और 5.1% से, ठीक है। ये थी, तो हमें बस एक दो आंकड़े याद रख लेने, जैसे कि इंडिया वाले और ये ग्लोबल वाले 4-5 वाले, मतलब 4.7 और 5.1, ठीक है। अब आ जाते हैं कंगना रनावत जी पे। इनका एक केस हो गया काफ़ी बड़ा, मतलब आपने सुन ही लिया होगा। बेसिकली कंगना रनावत काफ़ी जानी मानी एक्टर हैं, आपने सुना होगा, और अभी सांसद भी बनी हैं फ्रॉम मंडी से। मंडी हिमाचल प्रदेश में आता है। इंसिडेंट ये हुआ कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इन्हें एक CISF पर्सनल ने हिट किया और अब्यूज़ भी किया, जिनका नाम था कुलविंदर कौर। कांस्टेबल थी वो CISF की। CISF क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिनका काम होता है जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, या फिर प्राइवेट कंपनीज़ को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तो वो सारी बातें होती हैं। तो उसके एक उनके कांस्टेबल ने इनको स्लैप किया और बाद में उन्होंने ये रीज़न बताया कि क्योंकि कंगना रनावत जी ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम कुछ ऐसे बयान दिए थे जो उन्हें पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। FIR रजिस्टर हो गई है उनके अगेंस्ट। सो
द कॉन्स्टेबल प्लेस अंडर द सस्पेंशन, अब इनका सस्पेंशन तो हो ही चुका है, वॉज अपसेट विद कंगनाज स्टैंड ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट और FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टेबल। सो ये था पूरा मुद्दा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CISF क्या है। CISF का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो बेसिकली हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं। 7 हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, उनमें से एक है। बाकी कौन कौन से हैं, तो वो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो CISF की बात करें तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट अंडरटेकिंग, जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसमें लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन दिस फोर्स इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सारी जो भी हमने अभी सातों के सातों पढ़ी से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें से CISF में लार्जेस्ट परसेंटेज है वुमेन का। ऑल्सो दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्रोटेक्टेड पर्सन क्लासिफाइड एज Z+ZXY। ये जो प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं जिनको ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, उन्हें भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था पार्लियामेंट के इन 1969, ओके, एंड इट इज़ हेडेड बाय अ इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के पोजीशन का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो इससे हेड करता है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं रामसर स्टेटस पे। तो रामसर स्टेटस क्या होता है, तो बेसिकली जो वेट लैंड होती हैं, वेट लैंड क्या होती हैं, नाम में ही समझ में आ रहा है, जो वेट हो। वेट किसी भी तरीके से हो सकता है मार्शी एरिया हो सकता है दलदल हो, या हो सकता है लेक हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, किसी भी तरह से वेट हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो हमारे इकोसिस्टम में। जैसे कि वहाँ पे मान लो माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आती हो, या फिर वहाँ का इकोसिस्टम आसपास का वहाँ पे काफ़ी डिपेंड करता हो। सो ऐसी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं रामसर कन्वेंशन में। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, तो बेसिकली 1972 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर डिसाइड किया था कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे उनको कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। सो वही था रामसर कन्वेंशन। सो रामसर वाली जगह हुआ था, इसलिए इसका नाम आया रामसर, और 1972 में हुआ था। So any wetland of international importance is given the status under the Ramsar Convention which was signed in Iran in 1972. So इंडिया से भी काफ़ी सारे रामसर साइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ की गई हैं, मतलब काफ़ी सारे वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट्स की तरह रिकॉग्नाइज़ की गई हैं। अभी तक 80 थी, अब 2 और इंक्लूड हो गई हैं जिससे 82 हो गई हैं पूरी, ये भी याद रखनी है। सो कौन कौन सी इंक्लूड की गई, सो बिहार की बर्ड सेंचुरी है, एक तो है नागी, एक है नकटी बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार, एंड दे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन, और दोनों मैन मेड रिजर्वॉयर्स हैं। सो कैसे याद रखना है, कोई भी वेट एरिया है वहाँ पे कोई नाग आ गया है, नाग आप जानते हैं ना, सांप, स्नेक, और बहुत नकटा है, जा ही नहीं रहा है वहाँ से, सो नकटी, नकटा है ना, ज़िद्दी होता है ना, सो नागी नकटी, ये 2 चीज़ें याद रखनी है अपने को। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरनमेंट में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना कंजर्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। रिलीज़ करता है येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी, जिसमें इंडिया की रैंक दी है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप पे है एस्टोनिया, उसके बाद लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी, लास्ट पे है वियतनाम। और 58 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये निकाला जाता है, जो कि 11 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सो इंडिया की रैंक है 176, जो कि हमें याद रखनी है, और टॉप वाला भी याद रखना है, एस्टोनिया। ठीक है, आई होप सिंपल है। बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो बेसिकली जो क्लाइमेट समिट होती है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करके, तो वो 29 वाली होने वाली है बाकू में, जो कि अज़रबैजान में आता है। 28 वाली हुई थी दुबई में। ठीक है, ये 2 बातें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। अब क्या होता है ना, जब जैसे 29 वाली जो होने वाली है उसके पहले एक हम छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो ये मेन क्लाइमेट समिट होगी 29 वाली, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सो ये चीज़ें डिस्कस की जाती है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। ये बेसिकली एक हाफ वे कॉन्फ्रेंस होती है टू द मेन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुई, सो बॉन जर्मनी में, और
एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेट एजेंडा फॉर द सेम। इस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि भाई हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी जल्दी जल्दी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड इट इज़ हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस। और हमें जो हमारा जो गोल था कि वही 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए बियॉन्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो वो वाला टारगेट अचीव करना काफ़ी स्टीप है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये सारी बातें की गई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, सो इतनी था। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।